नमस्कार। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज कोयले के बारे में। कोयला या कोल, ये वही कोयला जिसे सामान्यतः जो काले रंग का होता है और जिसको जलाया जाता है और बिजली निर्माण भी इससे किया जाता है ना। उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कोयले कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो कोल ब्लेंडिंग और कोल गैसिफिकेशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर कोयला की बात करें तो कोयले का निर्माण जो हुआ था ये पुराजीवी महाकल्प या पैलियोजिक एरा में हुआ था और पैलियोजिक एरा के कार्बोनिफेरस एज में हुआ था। अब थोड़ी सी कार्बोनिफेरस एज के बारे में अगर एक लाइन में बात करें तो कार्बोनिफेरस एज को बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है, यानी कि इस समय जो वृक्ष थे वो लगभग 100 फीट से ऊपर थे, बहुत बड़े वृक्ष हुआ करते थे। तो इसी समय क्या हुआ, पृथ्वी की जो विकास की प्रक्रिया चल रही थी तो बड़े बड़े भ्रंशों का निर्माण हुआ और इस भ्रंशन के कारण पर्वतों का रूपांतरण हुआ और इन भ्रंश में वनस्पतियों के दब जाने और पृथ्वी के निचले हिस्से से ताप और ऊपरी हिस्से से दबाव के कारण वनस्पतियों जो पेड़ पौधे दबे उनका विघटन हुआ और अंततः इन पौधों से कोयलों का निर्माण हुआ, है ना। और तो कोयले के जो निर्माण की प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबी है और बहुत यानी करोड़ों वर्षों में कोयले का निर्माण हुआ। और अगर हम बात करें कोयले के वर्गीकरण में कि कोयले के कितने वर्ग होते हैं तो लगभग 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जिसमें जो पहला है वो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है। तो ये जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये कोयले का सबसे बेस्ट या सर्वोत्तम किस्म होता है, जिसमें कि 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसके अलावा ये नीले लौ के साथ जलती है और ये भारत में जम्मू कश्मीर में कुछ मात्रा में पाई जाती है, यानी कि सबसे कम मात्रा में एंथ्रेसाइट भारत में पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट कोयला जो है ये 80 से 95% इसमें कार्बन होता है। इसके बाद जो दूसरा किस्म है जो कि बिटुमिनस प्रकार का किस्म है, तो जो बिटुमिनस कोयला है ये भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये जो बिटुमिनस कोयला है इसमें 60 से लेकर 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ नमी भी पाई जाती है बिटुमिनस कोयला में और ये उच्च कैलोरी मान का कोयला होता है बिटुमिनस। इसके अलावा ये जो बिटुमिनस कोयला है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में इस कोयले के निक्षेप मिलते हैं बिटुमिनस कोयले के। और लिग्नाइट कोयले की बात करें तो ये जो लिग्नाइट कोयला है ये कुछ निम्न प्रजाति का कोयला होता है जो कि जलाने पर धुआं देता है और ये हल्के भूरे रंग का होता है। साथ ही साथ ये जो लिग्नाइट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 40 से 55% के बीच होता है। और बात करने की भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये राजस्थान, असम और तमिलनाडु में ये इसके निक्षेप पाए जाते हैं। और एक जो अन्य प्रकार का कोयला है जो सबसे निम्न स्तरीय जिसे पीट कहा जाता है, तो ये एक प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होता है और ये कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में जो है वो पीट कहलाता है। और अगर हम बात करें कि भारत में कोयला भंडारण की दृष्टि से कौन से 5 राज्य प्रमुख हैं तो उसमें शामिल हैं नंबर 1 पे झारखंड, यानी कि झारखंड में कोयला का सबसे अधिक निक्षेप है। उसके बाद ओडिशा का स्थान आता है, फिर छत्तीसगढ़ का आता है और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, फिर जाके आता है मध्य प्रदेश का स्थान। और अब हम थोड़ी सी बात कर लें कोल ब्लेंडिंग की या कोयला सम्मिश्रण की। तो कोयला सम्मिश्रण यानी कि सिंपल सी बात है कि कोयला को सम्मिश्रण किया जाता है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए
ये जो उच्च गुणवत्ता वाले कोयला होते हैं और निम्न गुणवत्ता वाले, तो उच्च गुणवत्ता वाले कोयला की मात्रा कम है और निम्न गुणवत्ता वाले कोयला की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी दशा में जो निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है उसका उपयोग तो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बेहतर है कि उच्च गुणवत्ता वाली कोयला और निम्न गुणवत्ता वाली कोयला दोनों को मिला दिया जाए, तो दोनों का उपयोग बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और क्योंकि ये बड़े लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, वहाँ इनका उपयोग किया जाता है कोयले का ज़्यादा उपयोग। और चूँकि भारत में ये जो ऊर्जा मांग है या बिजली मांग है काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कमी को दूर करने के लिए भी अब चूँकि कोकिंग कोयला जिसका हम अगर विदेश से आयात करेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो उस महंगाई को कम करने के लिए और लागत कम करने के लिए ही कोल ब्लेंडिंग किया जाता है, यानी कि कोयले का सम्मिश्रण किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कोयले का जो लागत है वो थोड़ी सी कम हो जाता है, मतलब कोयले का लागत कहते हैं यानी कि जो बिजली निर्माण की जो लागत है वो कम हो जाता है, इसके लिए कोल ब्लेंडिंग किया जाता है। और अब बात कर लें हम कोल गैसिफिकेशन या कोयला गैसीकरण की बात कर लें। तो कोल गैसीकरण में होता क्या है, ये कोल गैसीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है, तो ये कोयले का गैसीकरण हो जाता है। तो इससे जो गैस निकलता है तो उसका उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन एवं अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये जो कोयला है इसका इन सीटू गैसीकरण यानी कि स्वस्थानीय गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण, इसमें क्या होता है कि कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है, यानी कोयले से जो गैस निर्माण करते हैं उसको इन सीटू गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण कहा जाता है। और इसके लिए ये कार्य कुओं के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जब कोयले का गैसीकरण किया जाता है, कोयले का गैसीकरण यानी कि कोयले को जब वायु, ऑक्सीजन इसे के साथ आंशिक रूप से जब ऑक्सीकृत किया जाता है तो जो गैस उत्पन्न होता है उन्हें सिन गैस कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और जल वाष्प होता है, जल वाष्प का मिश्रण मिलता है। तो ये जो सिन गैस होते हैं इनका उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे कि रासायनिक उत्पाद के निर्माणों में किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में कोयला गैसीकरण का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। उसका वजह यह है कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिनमें स्टील कंपनियां शामिल हैं, तो ये आमतौर पर क्या करती हैं, अपनी निर्माण प्रक्रिया में यानी कि प्रोडक्शन में एक कोकिंग कोल का उपयोग करती हैं। और अधिकतर जो कोकिंग कोल है ये बाहर से निर्यात किया जाता है जो कि महंगा होता है। तो इसकी वजह से कोयला गैसिफिकेशन का महत्व है, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन ईंधनों का उपयोग कर लेती हैं। तो मतलब मेनली क्या है कि लागत में कटौती करने के लिए जो संयंत्र हैं ये सिन गैस का उपयोग कर सकते हैं, जो कि कोयला गैसीकरण संयंत्रों से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जो कोयला गैसीकरण से जो प्राप्त हाइड्रोजन है इनका उपयोग बहुत सारे उद्देश्यों में किया जा सकता है, जैसे कि अमोनिया का निर्माण। इसके अलावा हाइड्रोजन इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करने में भी। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि जो हाइड्रोजन इकोनॉमी, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी असल में ये है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था या एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि वाणिज्यिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पर निर्भर करती हो, किसी भी देश की ऊर्जा एवं सेवाओं में एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती हो, हाइड्रोजन इकोनॉमी कहलाता है। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है असल में ये एक शून्य कार्बन ईंधन है और इसीलिए इसे ईंधन का विकल्प और स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। हालांकि हाइड्रोजन फ्यूल का ईंधन वर्तमान समय में यानी कि 2022-23 में, मतलब ये जो भी चल रहा है अपना सन, यानी कि वर्तमान समय में इसके उपयोग के लिए काफ़ी प्रमुखता से अनुसंधान किए जा रहे हैं और कुछ कुछ जो अनुसंधान है हो भी चुके हैं इस क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करने के लिए, परिवहन के लिए स्पेशली। और
लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो हाइड्रोजन इकोनॉमी शब्द है, तो ये इसको वर्ष 1970 में जॉन ब्रोकिस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये था कोयला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।